जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बडी कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, मैंने अभी तक आप लोगों को 4 लेक्चर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग से रिलेटेड दिए हैं, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हैं और यूट्यूब पर डाले हैं। और उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए थे। आई होप आप सभी उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर 4 में भी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ सम्स बनाने के लिए दिए थे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था, राइट। और उस सम के सॉल्यूशंस में आपके इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप अपने आंसर को उस सॉल्यूशन के साथ टैली कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा आपने सम सही बनाया है या गलत बनाया है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज इसे एक लाइक तो जरूर कर देना। और अगर आपको लगता है कि कोई इसका बेनिफिट ले सकता है तो उन नीडी स्टूडेंट के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। आज दोस्तों मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट और कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग किसी भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह किसी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसमें कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिकली बताऊंगा कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हम लोग इस सिचुएशन में कैसे करें। इसे हम लोग चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आप प्लीज अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना, आपको वीडियो के एंड तक सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और एक बात माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि हम लोग फॉर्मूला खुद से कैसे बनाएं। ज्यादातर केसेस में हम लोग को फॉर्मूला रटना पड़ता है और जिसके कारण अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं और गलत फॉर्मूला लिखने के कारण हमारा सम गलत हो जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दूं कॉन्सेप्चुअली, ना कि रटना। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना और देखते रहना एग्जाम्पल को। आप एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। माना कि एक चॉकलेट सेलर है। चॉकलेट सेलर है। अच्छा, चॉकलेट सेलर क्या करता होगा? चॉकलेट ही बेचता होगा, और क्या करेगा। तो चॉकलेट सेलर एवरी डे चॉकलेट बाय करता है और चॉकलेट सेल करता है। हम लोग और कभी उसके पास इवनिंग में कुछ चॉकलेट बच भी जाते हैं। वही चॉकलेट वो मॉर्निंग में भी कुछ परचेज करता है और कुछ मॉर्निंग में बचे हुए चॉकलेट को मिला करके सेल कर देता है। तो इसके पास मॉर्निंग में पिछले दिन का कुछ चॉकलेट का स्टॉक पड़ा हुआ है। इसके पास मॉर्निंग में ही पिछले दिन का कुछ चॉकलेट का स्टॉक पड़ा हुआ है। माना कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ चॉकलेट इसके पास मॉर्निंग में 7 है और इसने दिन भर के सेल के लिए टोटल चॉकलेट परचेज कितने किए हैं आज? तो टोटल 50 चॉकलेट इसने परचेज किए। और जब ये सारे चॉकलेट बेच कर आता है तो इसके पास इवनिंग में इसके पास चॉकलेट कुछ बच जाते हैं।
ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि इसके कुछ चॉकलेट ना बिके, तो वो 3 चॉकलेट इसके पास डे के एंड में अभी भी बच गया। क्या फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि कितना चॉकलेट इसने दिन भर में बेचा? हाउ मच, हाउ मेनी चॉकलेट्स ही सोल्ड टुडे? क्या आप बता सकते हैं कि उसने आज दिन भर में कितने चॉकलेट बेचे? आप इसका कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपली कर रहे होंगे कि ऐसा करते हैं हम लोग, इसके 7 चॉकलेट पहले से थे इसके पास, उसके बाद इसने 50 चॉकलेट और खरीदे, टोटल 57 चॉकलेट हो गए, जिसमें से इसके पास अभी भी 3 चॉकलेट बचे हुए हैं, तो इट मीन्स इसने 54 चॉकलेट तो टोटल बेच ही दिए होंगे। इसने टोटल 54 चॉकलेट्स तो आज बेच ही दिए होंगे। ये 100% मैंने यही निकालने के लिए बोला है ना, ही सोल्ड टुडे। इसने टोटल आज कितने चॉकलेट बेचे? तो दिस इज 54 चॉकलेट। आपने कैसे किया? इसने आपने सबसे पहले किया ओपनिंग स्टॉक, उसमें आपने ऐड किया परचेज्ड, और उसके बाद आपने इससे लेस किया क्लोजिंग स्टॉक। राइट, यही किया आपने। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला, जिसे हम लोग कैसे लिखते हैं? मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में किया है सिंपली नॉर्मल, उसे हम लोग एक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला, जो कि हम लोग एवरी डे यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, और यही फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं रहता है तो हम लोग एग्जाम में गलती करके आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप फटाफट से पहले इसे नोट डाउन कर लेना। मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूं, और फॉर्मूला आपको रखना तो आता ही होगा, तो आपको मन करे तो आप फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला बनाना सीख जाओ, जिससे आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट होगा। तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लेना, और हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से अगले एग्जाम्पल की तरफ, कि आगे हम लोग को और टफ सॉल्यूशन क्वेश्चंस मिले तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, उसी क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आपको अब बताने वाला हूँ। मैंने जो अभी आप लोग को एक चॉकलेट सेलर का एग्जांपल दिया, बिल्कुल उसी एग्जांपल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। आप बस उसी एग्जांपल को पूरे साल भर के लिए मान लीजिए। वहाँ मैंने आप लोग को वो एग्जांपल एक दिन के लिए दिया था, आप लोग इसे पूरे साल भर के लिए मान लीजिए, और उस बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं किसी सम को जो वैसे, और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ अभी फ़िलहाल एक और एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ मैं, ताकि कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक और इसी से मिलते जुलते एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 1, बात करते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल की। माय डियर फ्रेंड्स, एक एनपीओ है। इस एनपीओ में मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर material purchase during the year
5 लाख रुपीज का है। ओपनिंग स्टॉक 7,500 रुपीज का है एंड क्लोजिंग स्टॉक this is 9,800. Then find out the amount of material consumed. इस क्वेश्चन के बोलने का मतलब है कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल भर में 5 लाख रुपए का मटेरियल परचेज करता है। इसके पास साल के शुरुआत में 7,500 का मटेरियल पहले से था और साल के अंत में इसके पास 9,800 का मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। तो इसने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया पूरे साल भर में, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि कितना मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है। इसे हम लोग ऐसे भी बना, स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब लग सकती है आपको, बट प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। ये स्टेटमेंट हम लोग कैसे बना सकते हैं? पार्टिकुलर्स एंड दिस इज अमाउंट मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारे पास? 5 लाख रुपीज़ का है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, दिस इज 7,500। कितना होगा हमारे पास? 5,07,500, राइट। इसमें से हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ मटेरियल, कितना है? 9,800। माइनस करने पे कितना आएगा हमारे पास? दिस इज 5,07,500 माइनस 9,800, दिस इज 4,97,700। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। और ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा? जो मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोगों ने निकाला है, ये अमाउंट कहाँ दिखाएंगे हम लोग गाइज? दिस विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंडिचर, राइट। तो इसका ट्रीटमेंट भी मैंने साथ ही साथ लिख दिया है। आप एक एक करके नोट डाउन करते जाना एग्जांपल्स, ओके। तो चले आगे यहां से। ये तो था एक सिंपल सा एग्जांपल, बट जब हम लोग बात करें यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। जब हम लोगों ने यहां पे लिखा मटेरियल परचेज्ड, इट मीन्स all purchases are in cash, all purchases are in cash। हम लोगों ने ये माना है यहाँ पे कि सारे के सारे परचेजेस कैश में हुए हैं, बट ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे हम लोगों ने परचेज किया है क्रेडिट में। तो वो सिचुएशन में हम लोग
सम सॉल्व कैसे करेंगे और मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ये हम लोग अभी देखते हैं। तो मैं अभी एक दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो मैं कुछ डेटा लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 7,000 रुपीज का है। क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक ऑफ मटेरियल 2,500 रुपीज का है। इन द सेम वे क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, दैट मीन्स ये साल के शुरुआत में क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिख रहा होगा। सपोज दिस इज 12,000 रुपीज एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ये साल के एंड में हम लोग को दिख रहा होगा क्रेडिटर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग। सपोज दिस इज 8,200। हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स को पेमेंट्स भी कुछ किए हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, this is 85,000 rupees and we have to find the amount of material consumed. Okay, and we have to find the amount of material consumed. मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो गया है गाइस, तो मैं दूसरे पेज पे शिफ्ट कर रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके एग्जांपल्स नोट कर लेना। मैं आ गया पेज नंबर 2 पे। मैं आ गया पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले, मैंने आप लोगों को क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि मैं आप लोगों को फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, ना कि रटाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे कि इसका लेजर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि लेजर से ही प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट निकलकर हमारे पास आता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जब क्रेडिटर का बैलेंस रहेगा, जब क्रेडिट परचेज दिया रहे और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया रहे, हमें परचेजेस का अमाउंट ना पता रहे, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लेजर बना के हम लोग देखते हैं। हम लोग को इसके लिए मेनली 2 लेजर बनाने पड़ेंगे। स्टॉक अकाउंट, मैं यहाँ फुल फॉर्मेट में इस लेजर्स नहीं बना रहा हूँ, और क्रेडिटर फॉर मटेरियल अकाउंट। ओके, ध्यान से देखना आप इसे। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो स्टॉक हमें मालूम है कि ये एसेट होता है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस BD। दिस इज हाउ मच, 7,000 रुपीज, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, दिस इज 2,500 रुपीज। इन द सेम वे क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, बाई बैलेंस BD, 12,000 रुपीज, एंड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD 8,200 रुपीज। सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर अकाउंट की बात करेंगे, और क्रेडिटर अकाउंट में हम लोगों को दिया हुआ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। पेमेंट, जब भी हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो ये क्रेडिटर के डेबिट साइड में हम लोग को दिखेगा, टू बैंक। हम लोग जनरली बिग अमाउंट कैश में नहीं पेमेंट करते हैं, इसलिए मैंने बैंक लिया है, आप कैश भी ले सकते हैं, 85,000 रुपीज़। अब हम लोग इस लेज़र को बैलेंस करते हैं। हम लोगों ने सारा अमाउंट पुट कर दिया है। सबसे पहले हम लोग को क्रेडिटर का लेज़र बैलेंस करना पड़ेगा।
85,000 एंड 2,000 8,200, दिस इज 93,200 और उसमें से माइनस करेंगे 12,000 तो हमारे पास आएगा बाई स्टॉक। ये हमारा क्रेडिट परचेज है, ये हमारा क्रेडिट परचेज है और ये आएगा 81,200 रुपीज़ का, 93,200 बैलेंसिंग फिगर में। और ये फिगर तो कहाँ ट्रांसफर होगा? स्टॉक अकाउंट में, डेबिट साइड में, टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल 81,200, राइट। अब हम लोग इसे बैलेंस करते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड, बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा इस केस में। इसे हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो टोटल इसका कितना होगा? 88,200, इसमें से 2,500 माइनस करेंगे, वी विल गेट 85,700 रुपीज। ओके, ये तो मैंने लेजर बनाया और इस लेजर के इस फिगर को जो मटेरियल कंज्यूम हम लोगों ने निकाला, अगेन हम लोग कहाँ शो करते हैं इसे? इट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज एक्सपेंडिचर। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट भी बनाना चाहता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत इजी होगा और ज़्यादातर हम लोग एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट ही बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। स्टेटमेंट में भी हम लोग को क्या निकालना है? मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट? शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे अमाउंट के लिए मैं दो कॉलम खींच रहा हूँ, एक पार्टिकुलर्स के लिए कॉलम होगा, अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर उसमें कुछ अमाउंट ऐड होता है और कुछ अमाउंट लेस होता है। तो ऐड क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसे निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, उसमें से हम लोगों ने माइनस किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर। तो हम लोग यहां पे कैसा फॉर्मूला बनाएंगे? ऐड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर माइनस ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर और लेस करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर। ओके, तो हमारे पास स्टॉक कितना हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया ये पता चल जाएगा। मैं एक काम करता हूं, पहले आप लोग को नीचे फॉर्मूला बना के देता हूं तो आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो फॉर्मूला पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप। हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाए। मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, ये मटेरियल कंज्यूम्ड है, दिख रहा होगा आपको, ये मटेरियल कंज्यूम्ड है। और ये मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया है। मैं लिखता हूं इसे अब नीचे,
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो परचेज है, अब ये जो परचेज है ये कैसे निकाला गया है, ये जो परचेज है ये कैसे निकाला गया है, देखते हैं ऊपर। ये जो परचेज है ये कैसे निकाला है हम लोगों ने, पेमेंट्स प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। मैं अब यहां पे परचेजेस की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस की जगह मैंने क्या लिखना है, परचेजेस की जगह मैं क्या लिखूंगा, पेमेंट टू क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। लिखते हैं हम लोग, पेमेंट टू क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, और एंड में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक तो है ही, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग अगर सिंपली बोले तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। राइट, ये था हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला, जो कि हम लोगों ने अभी बनाए हैं लेजर्स बना करके। हम लोगों ने इस फॉर्मूला को अभी जस्ट बनाया है लेजर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। राइट, तो हम लोग अब देखते हैं कि मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए किसे किसे प्लस करेंगे और किसे किसे माइनस करेंगे। मैंने स्टेटमेंट बनाया है और उस स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, इसमें हम लोग ऐड करेंगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग स्टॉक। लिखता हूं मैं, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग स्टॉक, और लेस क्या क्या किया हम लोगों ने, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको और बता देता हूं। क्लोजिंग क्रेडिटर ये लाइबिलिटी था इसीलिए ऐड हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग सप्लायर को एडवांस दे देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग सप्लायर को एडवांस दे देते हैं, तो एडवांस हमारे लिए एसेट्स हो जाता है बिजनेस एंटिटी के लिए, और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटीज हो जाता है। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ओपनिंग एडवांस यहाँ पे ऐड होगा, जस्ट अपोजिट, ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर। हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो है नहीं जिसे हम लोग क्रेडिटर बोले, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर। लेस में क्या आएगा, क्लोजिंग एडवांस टू सप्लायर। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं मैं आपको, फिर से ध्यान से सुनना। क्लोजिंग लाइबिलिटीज ऐड हो रहा है तो ओपनिंग एडवांस ऐड होगा, ओपनिंग लाइबिलिटी लेस हो रहा है तो क्लोजिंग एडवांस लेस होगा, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी दोनों ऑपोजिट होते हैं।
एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसे हम लोग तीनों को ऐड करके बाहर करेंगे और तीनों को ऐड करेंगे और ये तीनों को ऐड करके बाहर करेंगे और ये तीनों लेस करके जो अमाउंट हम लोग के पास आएगा वो कहलाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। आई होप माय डियर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी अभी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर दे देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ और आप लोग प्लीज़ इसे सॉल्व कर लेना और मुझे बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। और अगर फिर भी आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे आने वाले अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। राइट, आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ भी आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़े वहाँ आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि इससे और किसी भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है तो आप प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। राइट, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।